दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों, जब आप लंबे समय से सत्ता से बाहर रहते हैं और फिर उसके बाद जब आप सत्ता में आते हैं और लंबे समय तक रहने के हिसाब से आगे बढ़ रहे होते हैं या ये सोच होती है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या डेमोक्रेटिक प्रोसीडिंग्स या एक जो विजडम होता है उसकी कमी होती है। चाहे नेतृत्व कितना भी करिश्मेटिक हो, चाहे कितने भी आपके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं हों, लेकिन डेमोक्रेसी में आप थोड़ा सा ना चाहकर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। खैर, ये तो चलिए फ्लिप साइड है, पहले हिट साइड की बात कर लेते हैं। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन अब तैयार हो गई है बाहर भेजने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर आई अभी मैं विजय विद्रोही साहब को जब सुन रहा था कि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, वो जो भी हमारे माननीय सांसद लोग हैं जो भी डेलीगेशन के लिए चुने गए हैं, उनको ब्रीफ करेंगे बहुत सारी चीज़ों के लिए, किन बातों पे क्या बातें रखनी है, क्या नहीं रखना है इत्यादि, इन सब चीज़ों पे। अब चलिए, ये तो उनका डोमेन है, तो ये ग्रूमिंग और ये थोड़ी सी केयरफुलनेस ज़रूरी थी। आते हैं बैक टू बेसिक्स पर। जब आप ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे विपक्ष भी थोड़ा कमज़ोर दिखता है। मोदी जी का जो ऑरा है, जो स्ट्रांग इमेज है, उसके सामने विपक्ष खुल के नहीं बोल पाता है। अरे भाई, ऑल पार्टी डेलीगेशन नाम दिया जा रहा है और भी इसमें जाएगा, तो ये पार्टियों का विशेषाधिकार है उनको अपने नाम बताने का, अपने सुझाव बताने का और अपनी बातें रखने का। अब जब डेलीगेशन चुन लिया गया तब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। कायदे से बीजेपी या गवर्नमेंट को स्वयं चाहिए था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में नाम फाइनल करने से पहले ही वो सर्वदलीय बैठक करते कम से कम, और इस सर्वदलीय बैठक में ही वो अपने नामों को चुन लेते। ये सबसे बेस्ट थिंग था। ऑफकोर्स देश के लिए जो जाएंगे वो सबसे योग्य लोग जाएंगे, नॉन कंट्रोवर्शियल लोग जाने चाहिए और उनको लंबा अनुभव होना चाहिए। ये सब कुछ बातें ठीक है, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ऑल पार्टी डेलीगेशंस के लोगों के मध्य और ये बात विस्तृत चर्चा इत्यादि अगर नहीं रहेगी, तो आप बेस्ट मैन भी जब ले जाएंगे तो वहाँ पर एक अनईजीनेस हो सकता है, फीलिंग आ सकती है। अच्छे से आप ट्रेन भी करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, प्लस वो चीज़ें जो रखी जा रही हैं अगर उस पर पहले से ही सर्वदलीय बैठक के माध्यम से सहमति नहीं होगी तो फिर वहाँ पर बोला कुछ जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन कुछ आएगा। ये कोहेरेंस की ज़रूरत है, अभी भी वक्त है। क्या बोलते हैं, और मोदी जी हमेशा लेट में चीज़ें जब इधर उधर जाने लगती हैं तो वो बैलेंसिंग एक्ट कर लेते हैं। तो मौका अच्छा है कि सरकार और विपक्ष इस मुद्दे को और गहराई से अच्छे से इसको और सुलझा ले, और क्या बोलते हैं, और जो बेस्ट एक तरह से परफॉर्मेंस ही नहीं होती है, सब कुछ जो बेस्ट, जो एक तरह से मिक्सचर और जो बेस्ट कह सकते हैं कि बातों में गंभीरता और विजडम, प्लस ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि सभी लोग जो हैं हर एक क्वेश्चन पे एकदम एक ही डिफेक्टो लाइन रख रहे हैं कि मान लीजिए पूरी तरह से ब्रीफ हो गए हैं, पूरी तरह से ट्रेन। तो कितना आप इम्प्रोवाइज कर सकता है एक लीडर, कितना अपने ढंग से भी बोल सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से कैसे एड्रेस किया जा सकता है। और जिस टेररिज्म का दर्द हम सहते आए हैं, उस टेररिज्म और उससे विश्व कितना अलग अलग मौक़ों पे प्रभावित रहा है इत्यादि ना, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस है, जियो पॉलिटिक्स से लेकर इनकर्जन से लेकर हर एक चीज़, ह्यूमन वैल्यूज़ और इत्यादि पर लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे ह्यूमन राइट्स इत्यादि में पूछे जाएंगे, तो आपको उसको अलग अलग तरीके से कैसे एड्रेस करना है, मल्टीलेटरिज्म के जरिए, यूएन के माध्यम से, प्रेस ब्रीफिंग इत्यादि से, अलग अलग जो भी चीज़ें हैं। तो एक
डेलीगेशन में बहुत लंबा अनुभव दिखना चाहिए हर एक ग्रुप में। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, एक बढ़िया डिप्लोमेट शशि थरूर साहब से बहुत अच्छा मुझे लगा, आप रख लेंगे तो सारे उत्तर उन्हीं से ही दिलवा लेंगे। अगर वो ग्रुप है ठीक है, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन एक अलग अलग तरह का पॉलिटिकल एक्यूमेन, एक लंबा पॉलिटिकल एक्यूमेंट बैलेंसिंग एक्ट के लिए तो थोड़ा सा कहीं से ऊर्जा और यूथ की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत चीज़ें देखने की आवश्यकता है। तो वही आपको ये भी देखना है कि चलिए इतना बात काफ़ी है, और जहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं तो होपफुली इस दिशा में और जाएगा। और दूसरी तरह से विपक्ष जब ऑल पार्टी डेलीगेशन, जब उनकी पार्टी की बात हो रही है, डेलीगेशन की बात हो रही है, जब जा रही है, तो फिर क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, हम विपक्ष और खुल के बात करें और इस मुद्दे को उठाए। इसमें संकोच की बात नहीं है, उसमें उनकी हक की बात है। आपको फाइनल जो विजडम रहता है वो सरकार का है। जो भी विपक्ष मान लीजिए 4-5 नाम रखती है, सरकार डिनाई कर सकती है, बिल्कुल हक है उसको, क्योंकि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो 4 और भेज सकते हैं। इसी तरह से अगर क्या बोलते हैं, थरूर जी बेस्ट इक्विप है, सब कुछ है, कांग्रेस ने नहीं भी दिया है तो मोदी जी बोल सकते हैं आप इंडोर्स करिए, और क्या बोलते हैं इस पे आप अपनी राय दीजिए, आप अपनी राय बताइए, क्या आप असहमत हैं क्या। तो चीज़ें ये बात आनी चाहिए। खैर चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देश से ऊपर कुछ नहीं होता है और देश में सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। खैर चलिए, हाँ, अब जो मेन मुद्दे पे आते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की बात है तो आप अपने भारत के 52 जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस BR गवई साहब की बात कर देते हैं। अभी विद्रोही साहब को सुन रहा था, प्रोटोकॉल इत्यादि पे कुछ इशू था जो भी है। अब गवई साहब जो हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो एक बेस बना, जस्टिस चंद्रचूड़ खासकर, फिर जस्टिस संजीव खन्ना, और फिर अब और होपफुली ये जस्टिस सूर्यकांत, और उससे आगे जाता हुआ ये पीक रहेगा। तो ये पीक का समय है सुप्रीम कोर्ट का, और यहाँ पर बस एक प्रोटोकॉल है, वो है पीपल्स कोर्ट का, जनता के साथ जनता की बातें और उनके संदर्भ। जी हाँ, जैसे बाबा साहब ने अपनी फाइनल स्पीच में बोला था कि जनता की जो बातें हैं, उनके संदर्भ हैं, वो किस हद तक आते हैं, तब ये तय होगा कि हम कितना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है और कितने ये चीज़ें ज़मीन पे किस हिसाब से हमने वर्क किया है। तो जिस समय की बात है वो समय आज आ गया है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ये समय ये आ गया है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन इस बात से समझा जा सकता है कि जो भी उन्होंने स्पीचेस दी, जो भी कमेटीज़ बनाई, जो भी बातें रखी, ऑफकोर्स और भी लोग मेंबर्स थे और उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस उन्होंने सेकुलरिज्म पे रखी, इक्वालिटी पे रखी, जस्टिस पे रखी, और स्वयं जब उन्होंने चीज़ जो फोकस की वो की कि संविधान कितना भी बढ़िया हो, मुख्य चीज़ क्या है कि उसको वर्क करने वाले लोग अगर नहीं सही से वर्क करेंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान जो है, इस तरह की बातें रखी। तो ये लंबा अनुभव जो था और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो बाबा साहब से बेटर वे में कोई समझ नहीं सकता, और वो चीज़ें भारत के संविधान में उनका अहम रोल, उनकी स्पीचेस, उनके राइटिंग एंड स्पीचेस और उनकी संविधान सभा में जो बातें हैं उनसे जग जाहिर है, और इसमें कोई दो राय नहीं। शायद ही कोई प्रिंसिपल हो जिस पे आज के समय में हम उनसे सहमत नहीं हो सकते, और वही कॉन्स्टिट्यूशन और उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वास्तव में वो भारत को एक किए हुए हैं। इनमें विविधता में एकता की शक्ति, और ख़ासकर ये हमको तब इसका एहसास होता है जब, जैसा कि अभी हमने एक पहलगाम और उसके बाद जो स्टैंड आप देखा पाकिस्तान के साथ, उसमें देश कैसे एकजुट हुआ। तो वहीं इंक्लूसिव ग्रोथ,
जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी पे वो अनकम्प्रोमाइजिंग थे। जस्टिस गवई इन नवंबर 13 की गाइडलाइंस, सेलिब्रेटिव गाइडलाइंस, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बहुत मजबूत करती है, अकाउंटेबिलिटी सेट करती है, राइट्स की बात करती है। तो वहीं स्लोगेनिंग में नहीं, जब उन्होंने और एक जो बेंच थी चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में, जिसमें जस्टिस गवई साहब स्वयं थे, कि कहीं ना कहीं जो SC/STs में जो एक तरह से कुछ जो वर्ग है वही फ़ायदा उठा रहा है, तो वहाँ पर जो ऐतिहासिक जजमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि स्लोगनिंग में ही गवई साहब चलते हैं। पॉलिसीज़ में ज़्यादा इंटरफेरेंस एक सीमा होती है। डिमोनेटाइजेशन के जजमेंट में हमने देखा, तो देश की अगर नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात आई, 370 का जजमेंट देख लीजिए, या फिर स्वयं इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट, जहाँ पर राइट टू नो वोटर्स का सबसे अहम है। तो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी बातें और स्वयं बेसिक स्ट्रक्चर के विषय में उनकी हालिया टिप्पणी और स्वयं में भी हालिया लेक्चर में कैसे उन्होंने समझाया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बेसिकली जो हमारे लीजेंडरी जस्टिस आचार्य खन्ना साहब थे, कहीं ना कहीं उनका व्यू वो थ्योरी रिप्रेजेंट करती है, जो ऐतिहासिक जो जजमेंट था, केशवानंद भारती जजमेंट। तो जो गिफ्ट है, जैसा सिब्बल साहब ने बताया, तो वो गिफ्ट और वो समय, अब बस एक ही प्रोटोकॉल बचता है, वो है जनता, पीपुल्स कोर्ट में जनता के संदर्भ, और इसकी ओर शुरुआत हो ही चुकी है, तो हम उस ओर देखेंगे। बाबा साहब ने संविधान बनाने में उनकी अहम भूमिका, हम उन्हें संविधान निर्माता भी बोलते हैं, लेकिन आज जब इतना बड़ा ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा डेवलप हो गया है उस फिलॉसफी के साथ, तो आज क्या बोलते हैं, सबसे पावरफुल पोजीशन में भारत के मुख्य न्यायाधीश, जी हाँ, हैं। तो अगर हम कहें कि चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब की एक बहुत लेगेसी, एक बैलेंसिंग लेगेसी, चाहे मिनर्वा विल्स ऐतिहासिक जजमेंट रहा हो, वहाँ से अगर जस्टिस चंद्रचूड़ साहब में देखते हैं बैलेंसिंग, तो उसके बाद लीजेंडरी डिसेंट से लीजेंडरी मतलब एक तरह से इनिशिएटिव लेना, आगे बढ़ना, कि जब हम इस कुर्सी पे बैठते हैं तो हम अपना धर्म पीछे छोड़ देते हैं। जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना साहब, और अब जो लेगेसी है गवई साहब के नेतृत्व में, वो BR to BR तक है, और ये अब चरम पे पहुँचेगी। इस आशा के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।